कि ओबीसी को हमारे साथ जोड़े बिना, इस मूवमेंट में साथ लाए बिना हमारी समस्याओं का समाधान किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। क्योंकि हम जो एससी और एसटी दो वर्ग लड़ रहे हैं, इनकी संख्या पहले के मुताबिक 22-22.5% और 2011 की जनगणना के आधार पर 26% बनता है। और ये 26% लोग, जिनके अंदर बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित हैं, तो बहुत सारे लोग शिक्षा लेकर के अपने समाज से बहुत दूर चले गए हैं। और जो मध्यम वर्ग है एससी और एसटी में, वो इस लड़ाई को लड़ रहा है, तो वो सिर्फ 5 या 7% से ज्यादा नहीं है। और जो 5 से 7% लड़ रहा है, वो भी एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर नहीं लड़ रहा है, वो भी अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहा है। और हमारे दुश्मन ने हमारे भाई, बड़े भाई ओबीसी वर्ग को अपने षड्यंत्र में, जाल में, हिंदुत्व के नाम पर फंसा करके अपनी बहुत बड़ी ताकत, एक अपना बहुत बड़ा कवच निर्माण कर लिया है। और उस कवच की वजह से वो सुरक्षित है। उस कवच को भेदे बिना या तोड़े बिना हम लोग हमारे दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते। ये जो परिस्थिति निर्माण हुई, और इसके बारे में जब हम लोगों ने गंभीरता से सोचा कि ओबीसी को, हमें पता चला कि ओबीसी को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता नहीं है। संवैधानिक अधिकारों की जानकारी ना होने की वजह से, और संविधान की खुद की जानकारी ना होने की वजह से, और अपनी पहचान ना होने की वजह से, या कहें कि दुश्मन की पहचान ना होने की वजह से, ओबीसी वर्ग अपने ही दुश्मन के झांसे में फंसा हुआ है। वहां से उसको निकालना कैसे? इसके लिए मेरे दिमाग में एक बात बहुत पहले आई। जब फील्ड में जाने के समय हमें अनुभव होता था कि ओबीसी के लोग आपस में चर्चा करते, कभी कभी कोई आदमी हमें खुलकर भी कह देता था कि आप एससी और एसटी के लोगों की वजह से, और एससी और एसटी के आरक्षण की वजह से ही तो हम लोग पीछे हैं। आप लोगों के आरक्षण की वजह से ही हम पीछे हैं। हम पूछते थे भाई कैसा, क्यों? तो वो कहते थे कि आपको आरक्षण मिल गया, आप सरकारी नौकरियों में आगे आ जाते हो, और आपके आरक्षण की वजह से हम लोग वंचित रह जाते हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनको भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के बारे में पता नहीं था। उसमें दिए हुए अधिकार के बारे में उनको पता नहीं था। उनके उसके अंदर जो प्रावधान था कि राष्ट्रपति आयोग बिठाएगा, इसके लेकर के उसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए, और तीसरा कारण था कि हमारा दुश्मन उसके घर घर जाकर के कह रहा था, घर घर जाकर के कह रहा था, ये एससी और एसटी के आरक्षण की वजह से तुम लोगों के बच्चों की नौकरी नहीं लगती। तो ओबीसी के लोगों की एक मानसिकता बन गई कि ये एससी और एसटी के लोग हमारा हिस्सा खा रहे हैं, और इनकी वजह से हमको नौकरियां नहीं मिल रही है, और अगर नौकरियां नहीं मिल रही है तो फिर बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा? उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से विड्रॉ कर लिया। किसी को 5वीं, किसी को 8वीं तक पढ़ा करके बच्चों को विड्रॉ कर दिया, और बच्चों को भेज दिया काम धंधे के अंदर। उन्होंने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो देशावर कहते हैं, यानी दूसरे राज्यों में अपने बच्चों को सेटल कर दिया, भेज दिया मजदूरी करने, धंधा करने, और वे वहां धीरे धीरे जाकर के अपना बिजनेस करने लगे, कोई काम करने लगे, लेकिन शिक्षा से हट गए। और उनके दिमाग में वही बात रही कि सिर्फ एससी और एसटी के रिजर्वेशन की वजह से हमें नहीं मिल पा। और जब एससी और एसटी के साथ साथ इनको रिजर्वेशन यानी कि मंडल आयोग लागू हुआ, तो दुश्मन को पता चला कि संख्या के मुताबिक उस समय की मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 3,743 जातियों को आइडेंटिफाई किया गया था। तो वो उसके आधार पर इन लोगों को लाभ मिलेगा, इसलिए वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 2
प्रतिबंध लगा दिए, एक क्रीमीलेयर का लगा दिया और दूसरा 27% तक की सीमा बाधित कर दी। तो ये भी धोखा उनको समझ में नहीं आया। इसके लिए हमने 2009-10 में सोचा और प्लान किया कि कैसे किया जाए। ओबीसी के लोगों को जानकारी नहीं है। एससी और एसटी का कोटा निर्धारित इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी अलग से जनगणना के दौरान अलग से आंकड़ा आ जाता है और आंकड़े के मुताबिक उनकी सारी योजनाओं में भागीदारी उस परसेंटेज के हिसाब से हो जाती है। लेकिन ओबीसी का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसकी वजह से उनको मिल पाए। वो जो 27% दिया गया, वो 27% भी ऐसे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, क्रीमीलेयर, यानी कि जो लेने लायक है उसको नहीं मिलेगा और जो नहीं लेने लायक है उसको मिलेगा। जो लेने लायक है तो थोड़ा बहुत सक्षम है और पैसे वाला है, वही तो बच्चे को पढ़ाएगा, वही तो कॉलेज करवाएगा, वही तो यूनिवर्सिटी भेजेगा। और जो अधिकारी बनने लायक है, जो रिजर्वेशन लेने लायक है, उसको क्रीमीलेयर में डाल दिया, उसको तो क्रीमीलेयर में डाल दिया। और जो नहीं अनपढ़ है, भैंस चरा रहा, खेती कर रहा, गाय चरा रहा, बकरी चरा रहा, उसके लिए रिजर्व कर दिया, तो उसका लेने से उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे करके उनको वंचित रख दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर एससी और एसटी की तरह ही ओबीसी की भी अगर पृथक आंकड़ा अगर के आ जाए, चाहे वो 52 आ जाए, चाहे 50 आ जाए, चाहे 60 आ जाए, तो ओबीसी को एक तो पहला एहसास होगा कि हम लोग संख्या में इतने हैं। दूसरा, पार्लियामेंट में, बजट में जब भी कोई मुद्दा उठेगा तो उनकी संख्या के मुताबिक उनकी हर क्षेत्र में हिस्सेदारी का मामला सुनिश्चित करने की मांग उठेगी। ऐसा सोच करके हमने उस समय 2010 में, शायद मेरे ख्याल से सही हो तो फरवरी महीना था या जनवरी था, करवाल साहब को कन्फर्म याद हो तो, हम लोगों ने आजमगढ़ में एक प्रोग्राम लगाया, ओबीसी का प्रोग्राम आजमगढ़ में लगाया और उसके अंदर विषय हमने रखा कि ओबीसी की अलग से जनगणना होनी चाहिए। जैसे ही पैम्पलेट आउट हुआ, पर्चा बाहर गया और खलबली मच गई। जब आईबी के माध्यम से रिपोर्ट गई तो उन लोगों ने तुरंत ही एक्शन लिया और कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला और गड़बड़ होने वाला है हमारे लिए। जो अभी एक साथी कह रहे थे कि पूरा सिस्टम बिगड़ने वाला है, ढांचा जो है बिगड़ जाएगा। ढांचा कैसे बिगड़ जाएगा, वो बात थी। तो वहां पर मीडिया के लोगों ने आकर के हमसे कहा कि आपने ये ओबीसी के पृथक जनगणना की जो बात कही है, ये किस आधार पर और कैसे संभव है। मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो जनगणना का फॉर्म है उस फॉर्म में कोई बदलाव नहीं करना है। सिर्फ जैसे हिंदू मुस्लिम का धर्म का एक कॉलम होता है और उसके आगे होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, उसमें ये हिंदू है तो हिंदू में टिक किया जाता है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में टिक किया जाता है, जैन है जैन में टिक किया जाता है। ठीक वैसे ही ये कोटा होता है, उसमें कॉलम होता है एससी और एसटी का। अगर एससी है तो एसटी और एसटी है तो एसटी किया जाता है। ठीक उसके पास एक छोटा सा कॉलम बनाना है और उसमें लिख देना है ओबीसी। जो ओबीसी होगा उसका ओबीसी में टिक हो जाएगा और ये सारी जनगणना होगी, उसमें ओबीसी का आंकड़ा आ जाएगा कि ओबीसी कितना परसेंट है। जब ये बात मीडिया के माध्यम से थोड़ी सी बाहर आई तो उस समय ये पहल नीतीश कुमार जी ने, मुलायम सिंह ने और बहन मायावती ने वहां पर राज्यसभा में और पार्लियामेंट में उठाई। जब राज्यसभा और पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा तो हमारे दुश्मन का दरवाजा थोड़ा खटखटाया इन्होंने। तो उसको एहसास हुआ कि अगर इन नेताओं के हाथ में इतना बड़ा मुद्दा अगर आ जाएगा तो हमारे तो नींव हिल जाएगी, हमारा तो पूरा जो है सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्लानिंग किया और इमीडिएट मतलब उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग बुला करके मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया जी वहां पर कमान कर रही थी। उस समय उन्होंने वहां पर मीटिंग की और कैबिनेट की मीटिंग में क्या प्रस्ताव पास किया, ये विषय उसके ऊपर, उस प्रस्ताव के ऊपर रखा हुआ है। हमने मांग की थी ओबीसी की पृथक से जनगणना हो, अलग से, जैसे एससी और एसटी की होती है वैसे ओबीसी की जनगणना हो। हम मांग कर रहे थे ओबीसी की जनगणना की और कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया और उसमें लिखा गया कि हम 2011 में जाति आधारित जनगणना करेंगे।
जैसे ही ये खबर छप करके बाहर आई, हमें पता लग गया कि हमारे प्लान को काउंटर करने की पूरी तैयारी दुश्मन ने कर ली है। इधर उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके बाहर निकाला और कहा कि ओबीसी का नाम नहीं डाला, सिर्फ डाला जाति आधारित जनगणना होगी। और इधर कुछ लोगों को तैयार करके और खड़ा कर दिया विपक्ष में कि जाति आधारित जनगणना देश हित में नहीं है। हमारे लीडर न तो जाति आधारित जनगणना का मामला समझ पाए, न हमारा ओबीसी की अलग जनगणना का मामला समझ पाए। हम छोटे आदमी थे, इसलिए उन्होंने हमारे मुद्दे को कम पकड़ा और सरकार के मुद्दे को ज्यादा पकड़ लिया कि अब हम तो जाति आधारित जनगणना करवा के ही रहेंगे। जाति आधारित जनगणना भारत के लोकतंत्र में संविधान के रहते हुए जाति आधारित जनगणना करवाना संविधान द्रोह है, संविधान के खिलाफ है। ये एक अपराध है, क्राइम है जाति आधारित जनगणना। लेकिन आज ओबीसी का हर बच्चा कह रहा है जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना होने से क्या होगा? जाति आधारित जनगणना होने से ये होगा कि इस देश की 6,743 जातियों की जब जनगणना होगी तो एक भी जाति ब्राह्मण के मुकाबले में नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण की जाति पूरे भारत के कोने कोने में एक जाति है और हमारी एक जाति की सैकड़ों जाति, हमारी एक जाति की सैकड़ों जाति है। हमारी एक जाति ये पाल या गडरिया जिसको कहा जाता है पशुपालक, इस पशुपालक की पूरे देश में 76 जातियां, कहीं पाल कहते हैं, कहीं गडरिया कहते हैं, कहीं धनगर कहते हैं, कहीं मालधारी कहते हैं, कहीं रबारी कहते हैं, कहीं देवासी कहते हैं, कहीं रायका कहते हैं। इस तरीके से एक काम करने वाले की 76 जातियां, खेती करने वाली एक काम है, एक काम करने वालों को कहीं कुर्मी कहा जाता है, कहीं पर कुणबी कहा जाता है, कहीं पटेल कहा जाता है, कहीं पाटिल कहा जाता है, कहीं पाटीदार कहा जाता है, तो कहीं पर कंबोली कहा जाता है, कहीं कुनभट कहा जाता है। अलग अलग नाम है। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक काम करने वाली जाति के सैकड़ों नाम है और वो सैकड़ों जातियों के नाम से आइडेंटिटी है। इसकी वजह से एक भी जाति ऐसी नहीं है जो ब्राह्मण के मुकाबले में ज्यादा हो। और अगर ये जाति आधारित जनगणना हो भी जाती है तो ब्राह्मण साबित कर देगा कि हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, इसलिए निर्णय इस देश में हमारे चलेंगे और यही मनुस्मृतियां कहलाएगी। इसलिए साथियों, हमने सोचा कि जब तक ओबीसी का आंकड़ा और ओबीसी की भागीदारी तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगी जब तक उनकी संख्या का आंकड़ा नहीं आएगा। इसलिए हमने ओबीसी की जनगणना की मांग की। दुश्मन ने कहा जाति आधारित जनगणना करवाओ। जाति आधारित जनगणना संवैधानिक रूप से संभव भी नहीं है और हो भी नहीं सकती। जाति आधारित जनगणना तो अंग्रेजों ने करवाई थी, जिस समय न तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन था और उस समय जातियों का वर्चस्व था या जातियां पहचान में थी। और अंग्रेजों का भी उद्देश्य जाति आधारित जनगणना करवाने का कोई जातियों को करने का मामला नहीं था। उनका मामला था कि इस देश में जातियां हैं कितनी और क्या है, ये जानने के लिए वो जनगणना हुई थी। तो साथियों, आज हमारे ओबीसी भाइयों को हम साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे, ओबीसी के भाइयों को मंच पर ला रहे। आने वाले समय में ओबीसी के भाइयों को हम नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं, लेकिन नेतृत्व करने के लिए उन लोगों को संवैधानिक जानकारियों का होना जरूरी है। जब तक उनको संवैधानिक जानकारियां नहीं होगी तब तक वे किसी भी, और संवैधानिक जानकारियों के साथ साथ जब तक दुश्मन की आइडेंटिटी नहीं होगी, दुश्मन की पहचान उनको नहीं होगी, तब तक वे लोग दुश्मन के झांसे में रहेंगे, दुश्मन को दुश्मन नहीं मानेंगे और वो कभी भी अपनी लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसके लिए ये विषय हम लोगों ने यहां पर रखा ताकि हम लोगों को समझा सके। आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो यहां से चल रहा है, इसके माध्यम से पूरे देश में हम ये संदेश देना चाहते हैं। हम अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि दुश्मन का जो षड्यंत्रकारी मामला है जाति आधारित जनगणना का, उसे नकार दीजिए और मात्र एक मांग रखिए, और वो मांग रखिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना चाहते, बल्कि ओबीसी की अलग जनगणना कराना चाहते। ओबीसी की अलग जनगणना का मामला कोई, इसके लिए अलग से कोई जनगणना नहीं करवानी है। उसी जनगणना मैंने कहा एक कॉलम डाल देना, मात्र एक कॉलम डाल दीजिए, ओबीसी का आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, रात को भी मैंने बताया था, अभी रिपीट कर देता हूं कि हमने
वो जो कार्यक्रम लगाया उसमें एफसी साहब थे, करवाल साहब थे, उसके अंदर हरिभाऊ नरके जो ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक संगठन को चलाने वाले वो हरिभाऊ नरके थे, जिनके माध्यम से हमने इंग्लैंड से इनके सारे के सारे दस्तावेज जो थे वो मंगवाए थे लंदन से, वो हरिभाऊ नरके मंच पर थे। और हमने ओबीसी की अलग से जनगणना की मांग की थी, तो हमारे दुश्मन ने क्या किया, जाति आधारित जनगणना का विरोध करवाया, जाति आधारित जनगणना का नाम करवाया, फिर विरोध करवाया, और फिर क्या कहा कि चलो जाति आधारित जनगणना का विरोध हो रहा है इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं करते हैं, आर्थिक आधार पर जनगणना कर लेते हैं। आर्थिक आधार पे जनगणना, आर्थिक आधार पे आरक्षण, आर्थिक आधार पे ये, आर्थिक आधार पे वो, आर्थिक आधार पे क्या क्या आर्थिक आधार पे अगर कोई लाभ दिया जाता है तो हमारे लोगों को मिला? जो ये आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया तो क्या हमारे गरीबों को कोई लाभ हुआ? वो सीधा ये नहीं लिख सकते थे कि सवर्णों का आरक्षण, इसलिए वो लिखते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण। वो सीधा नहीं कह सकते, इसलिए वो घुमा करके कहते हैं। तो ये जो आर्थिक आधार पर जनगणना का प्रचार प्रसार किया गया, आर्थिक आधार पर जनगणना की जाएगी, ऐसा करके उन्होंने जनगणना जो की वो ओबीसी के या फिर वर्ग के आधार पर कर ली। यही बात मैं आपको कह रहा था, हमारे लोगों को नहीं पता है कि 2011 के अंदर जो जनगणना हुई उस जनगणना में आंकड़ा आया और हम सरकारों ने ओबीसी की जनगणना की, कर ली और हमें नहीं बताया। अगर ओबीसी की जनगणना सरकारों ने नहीं की होती 2011 में तो हमारे पास में भारत में ओबीसी 71% है, 71% ये आंकड़ा का हमारे घर से आया गया। ओबीसी 71% है, ये आंकड़ा हमारे घर से आया क्या? एससी और एसटी पहले मिलाकर 22% था, अब 26% हो गया है, ये आंकड़ा हमने मनगढ़ंत बनाया क्या? 26% एससी एसटी और 71% ओबीसी, सभी धर्मों का ओबीसी मिलाकर के 71%, ये 97% का आंकड़ा बनता है। तो ये जनगणना उन्होंने कर ली। अब करने के बाद में उनको पता लगा कि 71 और 26 ये 97%, तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं भारत में। झाड़ू भी हमारे हिस्से में आने वाला नहीं है, झाड़ू भी हमारे हिस्से में आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़ों को छुपा दिया, सार्वजनिक नहीं किया। और 2021 की जनगणना के बारे में मामला आया, फिर वही आवाज उठी, क्योंकि पुराना मुद्दा इन्होंने पूंछ पकड़ रखा था। तो हमारे लोगों ने भी कहा जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और सामने से हमारे लोगों को खड़ा कर दिया कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस विरोध में डाल करके उन्होंने आपकी सार्वजनिक तौर पे जनगणना नहीं की। 22 खत्म हो गया, 21 में हो जानी चाहिए थी, 21 में भी जनवरी फरवरी और मार्च में हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। 22 पूरा गुजर गया, 23 कल परसों आ जाएगा, जनगणना नहीं हुई। लेकिन क्या आप जानते हो कि जनगणना हो गई? कितने लोगों को पता है कि भारत की 2021 की जनगणना हो गई? अब उनको जनगणना के लिए आपके यहां आकर के बिलबिलाने और गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सारा बायोडेटा तो उनके पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आधार कार्ड से पड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर के लिंक से पड़ा हुआ है, आपके भामाशाह कार्ड से पड़ा हुआ है, आपके जितनी योजनाओं से आप जुड़े हुए हो, सारा का सारा, कितने घर में मेंबर हो, कितना क्या हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। जनगणना आपकी 2021 में हो गई, आपको पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं जनगणना हुई नहीं। सरकार जनगणना करवाना नहीं चाहती, उसने जनगणना कर ली और आंकड़ा भी उनके पास आ गया, सारा कुछ हो गया। और इसी के तहत 2 साल पहले एक जो क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया था
और उसमें कहा था, उन्होंने निर्णय लेकर कहा था कि अब कोई भी सरकारी सूचना को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है और कोई इसको मांग भी नहीं सकता। आरटीआई के तहत भी ये नहीं दी जाएगी। हमारे लोगों ने सिर्फ उसको बेरोजगारी से जोड़ के ले लिया था कि बेरोजगारी का आंकड़ा छुपाने के लिए इन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया है। बेरोजगारी का आंकड़ा छुपाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जनगणना को छुपाने के लिए वो आंकड़ा लिया गया था। अब 2021 की तो हमने जैसे तैसे करके निकाल ली, 2011 की तो 2021 की जनगणना तो हम भी नहीं निकाल सकते, लेकिन हो गई, ये हम कंफर्म कहते हैं। इसलिए साथियों, ओबीसी के भाइयों को ये बात समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग इतनी भारी संख्या में होते हुए भी अपने हक और अधिकारों को लेकर आए दिन सड़कों पर क्यों हो? क्यों आपकी इतनी दुर्दशा है? अरे लोकतंत्र के अंदर जो 51% होते हैं, 51 होते हैं, वो देने वाले होते हैं, वो मांगने वाले नहीं होते। लेकिन यहां 26% SC ST और 71% ओबीसी लाइन में खड़ा होकर मांग रहा है। मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मांग किससे रहा है। जो देने लायक वर्ग है वो मांग रहा है, उसे देने वाला बनना चाहिए, मगर देने वाला नहीं बन रहा और मांगने वाला बन रहा है। और उन आधा % लोगों के डिसीजन पर है कि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये आधा % यहूदी लोग तय करेंगे कि इन 71% और 26% को कितना देना है और कितना नहीं देना है। आपने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार तो गई भाड़ में, उसको भूल ही गए। भारत सरकार गई, केंद्र सरकार गई, अब तो भाजपा सरकार भी गई, अब तो मोदी सरकार, उसके बाप की सरकार है, वो अपने बाप के घर से बना के लाया है। ये गैर संवैधानिक शब्द हैं, समझा करो इन चीजों को। सारा ठेका हमने ही नहीं रखा है, आप लोग के पास भी दिमाग है, आप भी लगाओ थोड़ा बहुत। केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है, क्योंकि राज्य अलग है, केंद्र अलग है, इसलिए दो सरकारें होती है। इसलिए एक को केंद्र सरकार कहा जाता है, एक को राज्य सरकार कहा जाता है। राज्य की सरकार को स्टेट के नाम से भी कहा जा सकता है, राजस्थान गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, ये कहा जा सकता है। लेकिन केंद्र की सरकार को सिर्फ भारत सरकार कहा जा सकता है। भारत सरकार का नाम भी मिट गया, राज्यों की सरकार का नाम मिट गया। भाजपा शासित है इसलिए भाजपा का भी नाम मिट गया, वो भी इलीगल है, वो भी सही नहीं है, गैर संवैधानिक है। लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि इतने करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो वाला गेहूं दिया जाएगा। ये मीडिया की बड़ी खबर बनती है, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है आपके ऊपर, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि 2 रुपए किलो गेहूं दे दिया है। मैं तो कहता हूं कि हमारे पुरखे सुबह उठ करके एक मुट्ठी चूर्ण पक्षियों को देने के काबिल थे, एक मुट्ठी चूर्ण चींटियों को देने के लायक थे। सुबह से शाम तक हमारे पुरखों के घर के दरवाजे पर 15 से 20 मंगते आते थे, मांगने वाले आते थे, भिखारी आते थे, भूखे आते थे। उनको हमारा आदमी ऊपर से देता था, देने वाला था। आज वो देने वाला समाज 70 साल के इस आजादी के या संविधान के लागू होने के बाद 2 रुपए किलो और फोकट वाले गेहूं के लिए मांगने की लाइन में खड़ा है। क्या इसी को विकास कहा जा रहा है? क्या यही विकास है? या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सड़कें बन जाने से, भारतमाला सरकारें बन जाने से, शहरों में बड़े बड़े पुल बन जाने से, या फिर और भी कोई, इसको विकास कहते हैं? कोई भी दुनिया में कोई भी देश जो मानवता पर चलता है वो देश ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की जो विकास है वो लोगों के ऊपर निर्भर है कि वहां के लोग कितने विकसित हैं। वहां के लोग कितने विकसित हैं उसके अंदर भी कैटेगरी है कि धन से ही जो विकसित है उसको विकसित नहीं माना जाता, जो शिक्षा से, बुद्धि से विकसित है उसका पैमाना पहले आंका जाता है।
कि किस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, उससे देश का विकास आका जाता है। उसके बाद में उस देश के लोगों का रहन सहन, उनका ढंग जो है वो किस स्तर का है, उसके आधार पर देश का विकास माना जाता है। उसके बाद में देश के अंदर बेरोजगारी, भूखमरी, इन चीजों के आधार पर देश के विकास को माना जाता है। यहां तो हर आदमी को मोहताज बना रखा है, भिखारी बना रखा है, उसके बाद में भी बातें विकास की हो रही। इन बातों को हमें समझना होगा। लेकिन क्यों खड़ा है हमारा इतना बड़ा वर्ग लाइन में, इसको समझने के लिए भी हमने बहुत बारीकी से सोचा और सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं। हम कारण ढूंढते हैं, क्योंकि कारण ढूंढे बिना निवारण संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, तथागत ने कहा है। तथागत ने कहा है कि कारण ढूंढोगे तो ही निवारण कर पाओगे। तो हमने कारण ढूंढा कि आज ओबीसी हमसे भी डबल 3 गुना, 26 का 3 गुना है, तब 71% है। 71% ओबीसी क्यों नहीं अपनी लड़ाई लड़ रहा, क्यों नहीं अपनी लड़ाई जीत पा रहा। इसकी तह तक जब हम गए, बारीकी से जब छानबीन किया, तो हमें पता चला कि इस देश के अंदर मूलतः 3 वर्ग है और आज की तारीख में 3 वर्गों में अब 2 वर्ग बन गए हैं। 3 वर्ग कौन से हैं? एक संवैधानिक पहचान के अनुसार एसटी, एक संवैधानिक पहचान के अनुसार एससी और एक संवैधानिक पहचान के आधार पर ओबीसी। लेकिन आज एससी और एसटी अमूमन हर आदमी के मुंह से साथ में निकलता है कि एससी एसटी वाले हैं। ओबीसी वाले भी, सवर्ण भी, तथाकथित कोई भी, ये एससी एसटी वाले हैं। एससी एसटी वाला भी जब मंच पे आएगा तो बात करेगा हम एससी एसटी वाले, हमारे एससी एसटी के हक अधिकारों की। तो इसका मतलब है कि एससी एसटी थोड़ा नजदीक आया, थोड़ा नजदीक आया, इसलिए अब ये एक वर्ग बनने में जुटा हुआ है। लेकिन ओबीसी पृथक है आज भी, इसलिए माना जा सकता है कि 2 बड़े वर्ग है, एक एससी एसटी और एक ओबीसी। अब मैं आपको इनकी सामाजिक व्यवस्था का बताता हूं मामला। इसकी सामाजिक व्यवस्था में आज जो ओबीसी की जातियां हैं 3743 जातियां, ये 3743 जातियों में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है, इसको आप समझिए। यही हमारा काम है, यही काम हम करते हैं। हमारे दुश्मन ने उनके बीच में भेद रखा, मगर किसने भेद रखा? मूलतः 2 भेद होते हैं, एक रोटी का, एक बेटी का। ओबीसी के लोगों के बीच में बेटी का भेद है, मगर रोटी का भेद नहीं है। ओबीसी की कोई भी जाति, 3643 जातियों में से कोई भी जाति आपस में बैठकर भोजन कर सकती है, करती है, हमारे सामने है, करती है। उनके अंदर रोटी के व्यवहार में अड़चन नहीं है। ठीक वैसे ही बेटी व्यवहार में अड़चन है। बेटी एक जाति दूसरी जाति को नहीं देता है, ये अड़चन है। मगर इससे आगे चल करके इन आदिवासियों और अछूतों के लिए इतना बड़ा संघर्ष है कि एससी की कोई भी जाति के बीच में, 2 जातियों के बीच में ना तो बेटी व्यवहार है और ना रोटी व्यवहार। ये समझने वाली बात है। एससी की जातियों में बेटी व्यवहार तो हो ही नहीं सकता, रोटी व्यवहार भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार एसटी की जातियों में भी ना रोटी व्यवहार था और ना बेटी व्यवहार था। अब संविधान की वजह से या पढ़े लिखे होने की वजह से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, लेकिन पहले तो नहीं था ना, पहले नहीं था। और एससी और एसटी के आपस में तो संभव ही नहीं। तो जो वर्ग एससी और एसटी 2 बड़ी बाधाओं को, 2 बड़े पुल को, 2 बड़े बैरियर को झेल रहे थे, ना रोटी व्यवहार ना बेटी व्यवहार, आज वे लोग इतने करीब आ गए हैं कि रोटी व्यवहार भी होने लगा है और कहीं कहीं बेटी व्यवहार भी होने लगा है। हमने उन 2 बाधाओं को लांघने की हिम्मत की है, और उस हिम्मत के पीछे अगर कोई है तो क्या है
नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 जो एजुकेशन जिसकी वजह से है वो संविधान, नंबर 3 बाबा साहब और ज्योतिबा फूले जिसकी विचारधारा उस संविधान के माध्यम से हमारे पास है। जिन लोगों में जितनी समझ पैदा हुई, सबसे पहले उन्होंने रोटी व्यवहार को तोड़ा और SC ST की सभी जातियों ने एक साथ में खाना खाना शुरू किया। आज जब उनको और आगे मामला पता चल गया तो SC ST की जातियों में तो कम से कम शादियां होने लगी, ST ST में भी जातियों को तोड़कर शादियां होने लगी। पहले जाति के अंदर होती, जाति से बाहर नहीं होती थी। तो ये जागृति की वजह से हुआ। लेकिन ओबीसी तो अपनी एक, अरे भाई ओबीसी के सामने बात यह है ना कि सबसे बड़ी अड़चन जो थी वो रोटी व्यवहार की थी। एक बर्तन में खाना नहीं खाना, ही बहुत बड़ी दूरी थी। बेटी का मामला कोई बात नहीं, लेकिन रोटी व्यवहार में तो कम से कम वो एक साथ एक थाली में खाते हैं ना। एक थाली में खाने वाले आज दिन तक एक क्यों नहीं हो पाए जो एक थाली में ना खाने वाले हो गए। जिनके लिए रोटी व्यवहार, एक थाली में भोजन करना अपराध माना जाता था, वो इकट्ठा हो गए, लेकिन एक थाली में खाने वाले आज तक इकट्ठे क्यों नहीं हुए। अगर कोई आंदोलन चलता है ओबीसी के हक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को लेकर, तो जो आगे आके खड़ा हो जाता है लेबल उसका लग जाता है। जैसे किसान आंदोलन में लेबल लग गया, ये तो सिखों का है और सिखों में भी जट सिखों का है, जैसे दूसरे तो कोई किसान है ही नहीं। इसी तरीके से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अभी राजस्थान में ओबीसी के आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के, अरे ओबीसी का संपूर्ण आरक्षण ही विसंगति है और आप राजस्थान के अंदर एक विसंगति को ढूंढ करके उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। नेता हो या बनाए हुए नेता हो, मुझे तो लग रहा है कि बनाए हुए नेता ज्यादा, क्योंकि हमारे समाज में नेता होते नहीं है। नेता तो वो बनाते हैं, वो हाथ पकड़कर आगे लाते हैं और बना देते हैं, जिस समय करना होता पीछे कर देते हैं। हमारे राजस्थान के एक मंत्री महोदय, जब वो मंत्री नहीं रहे तो ओबीसी के आरक्षण की विसंगति याद आई। जब मंत्री थे, सांसद थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, केंद्र में भी थे, तब कोई याद नहीं आया। जब वापस लाकर अपने घर पे खड़ा कर दिया ना, तब याद आया कि ओबीसी के आरक्षण में विसंगति है। अरे ओबीसी के आरक्षण में तो शुरू से ही विसंगति है। कैसे विसंगति है कि आर्टिकल 340 के तहत सबसे पहले तो नेहरू ने आयोग गठित नहीं किया। उससे पहले बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 340 में ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, सरदार पटेल को ले जाकर के टांग अड़ाई। पहली विसंगति। दूसरी विसंगति, जब काका कालेलकर की आयोग बना, उससे पहले जब नेहरू ने मना किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, ये दूसरी विसंगति। तीसरी विसंगति कि मजबूर होकर काका कालेलकर आयोग बनाया गया, लेकिन काका कालेलकर की रिपोर्ट लेकर के उसी काका कालेलकर से लिखवा दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, और वो डस्टबिन में डाल दिया। तीसरी विसंगति। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो इस शर्त में बनी कि भाई इस काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करोगे। तो मोरारजी देसाई भी बनिया ब्राह्मण था और वलसाड़ी ब्राह्मण था। उसने कहा कि साला ये भून का ठीकरा हम क्यों ले अपने ऊपर, जब नेहरू ने नहीं किया, गांधी ने नहीं किया और किसी ने नहीं किया, मैं क्यों करूं। तो उन्होंने भी क्या किया, उसने भी कहा कि ये रिपोर्ट बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके लिए आयोग बिठाया, नया आयोग बनाना चाहिए। उसने मंडल आयोग बना दिया। मंडल आयोग बनकर के मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, ये चौथी विसंगति थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, मोरारजी की सरकार गिर गई, ये पांचवी विसंगति थी। मोरारजी की सरकार गिरने के बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की बनने के बाद
फिर से उस रिपोर्ट, मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल के लिए ठंडे बस्ते में या डस्टबिन में डाल दिया गया। ये छठी विसंगति थी। और उसके बाद में दबाव में आकर जब वीपी सिंह को रिपोर्ट को लागू करना पड़ा, तो लागू करने के बाद 52% ओबीसी का आंकड़ा उस समय उनकी संख्या के आधार पर आ रहा था। उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि उन पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। बताइए संविधान के कौन से आर्टिकल में कहां पर लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम स्वीकार कर लेंगे कि वास्तव में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान सभा में तय हुआ है और हमारे बाप ने संविधान लिखा है, इसलिए उसके हाथों से लिखा है, हम नहीं। कहां लिखा हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर कह दिया कि 49.5% यानी 49.5% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता? किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह किया? यह आरक्षण की 7वीं विसंगति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो इनको ये दे भी दिया, 50% दे दिया, उसमें 27% को भी, और 27% भी अगर ओबीसी के लोग चुन करके आ गए, तब भी ब्राह्मणों का नंबर कट जाएगा, ये ज्यादा हो जाएंगे शासन में, प्रशासन में। उन्होंने क्रिमिलियर लगा दिया। ये 8वीं विसंगति थी। ये आरक्षण की 8वीं विसंगति थी। तब होश नहीं था हमारे मंत्रियों को, तब होश नहीं था हमारे सांसदों को, तब नींद में सो रहे थे, तब प्रॉपर्टी बना रहे थे, तब कमीशन में ले रहे थे, तब ठेके लेने में लगे हुए थे। आज उसके बाद 9वीं विसंगति होती है। 9वीं विसंगति क्या है? 9वीं विसंगति यह है कि 27% आरक्षण लागू होने के बाद, क्रिमिलेयर लागू होने के बाद उनको पता लगा कि आज नहीं तो 10 साल बाद में ये लोग पावर में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने 9वीं विसंगति क्या लाई? प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। कल हमारे साहब कह रहे थे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। सरकारी ओहदे ही नहीं होंगे, सरकारी पद ही नहीं होंगे, सरकारी कर्मचारियों की सीटें ही नहीं होगी, तो रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन में ये लागू नहीं है। ये 10वीं विसंगति तक मामला आकर खड़ा होता है। ये 10 विसंगतियों के बारे में किसी को पता नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने उसमें 11वीं विसंगति पैदा की। 11वीं विसंगति में क्या किया? उन्होंने जो 14% आरक्षण राजस्थान में ओबीसी को लागू है, वो 14% के अंदर, उसी कोटे के अंदर पूर्व सैनिकों को भी शामिल कर दिया। भूतपूर्व सैनिकों को भी शामिल कर दिया, जबकि ओबीसी का आरक्षण 92 में आता है। ओबीसी का आरक्षण 92 में आता है और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण 1950 से है। विधवाओं का आरक्षण 1950 से है। विकलांगों का आरक्षण पहले से है। ये आरक्षण तो पहले से है, ऑलरेडी है। लेकिन ये 11वीं विसंगति की गई, जानबूझकर की गई, क्योंकि उनको लगा कि ये रीस करके भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा आ रहे हैं, कैसे रोका जाए। ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला है, ये इसी का हिस्सा है, इसी का षड्यंत्र है। तो हमारे ओबीसी भाइयों को इस बात का पता ही नहीं है कि विसंगतियां कहां से शुरू हुई, और अब एक छोटी विसंगति को लेकर के लड़ रहे हैं। तो आप बड़ी समस्या के लिए लड़ो ना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप तो खाली एक मामला उठा लो कि हमारी जनगणना करो, आंकड़ा निकालो, और उस आंकड़े के आधार पर देश का हिस्सा चाहिए। इंडस्ट्री में चाहिए, 5 स्टार होटलों में चाहिए, सारे के सारे जो भी जहां पर भी जमीन में चाहिए, हर जगह चाहिए हमारा हिस्सा। अरे भाई, इस 2.5%, 2% के, आधे % के हिस्से में तो झाड़ू रहेगा। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 6,743 जातियों को 3 वर्ग बनाया। 1152 जाति एसटी, 1848 जाति एससी,
3,743 जाति ओबीसी। एससी के लोगों ने जाति तो बनाए रखी, उसके साथ साथ में उन्होंने क्लास को भी स्वीकार किया। वो क्लास भी बना, वर्ग भी बना, जाति की आइडेंटिटी को बनाए हुए छोड़ा नहीं है, लेकिन वर्ग को स्वीकार किया। चाहे एससी एससी का दो मिल जाता है ना, थोड़ा सा सीना तान के कहता है वाह भैया मैं भी एससी से हूं, क्योंकि वो एससी क्लास में आ गया, उसने क्लास को मान्यता दे दी। एसटी ने क्लास को मान्यता दे दी। इसलिए पहले जो मीणा भीलों से नफरत करता था, अब वही मीणा कह रहे हैं भील हमारे भाई। जो भील और मीणा आदिवासी शब्द से नफरत करते थे, वो कहते हम भी आदिवासी। वो क्लास बना, एसटी क्लास बनने लगा, एससी क्लास बनने लगा, लेकिन ओबीसी अभी तक क्लास नहीं बना। ओबीसी अभी भी कास्ट बना हुआ, अभी भी कास्ट बना हुआ है। और जब तक ओबीसी कास्ट में बटा रहेगा, कास्ट बना रहेगा, वो संख्या में चाहे कितना ही 30 बार क्यों ना हो, वो भिखारी की लाइन में रहेगा। ये कड़वे शब्द कह रहा हूं, वो भिखारी की लाइन में ही रहेगा, क्योंकि वो क्लास नहीं बन पाया, वो वर्ग नहीं बन पाया, वर्ग नहीं बन पाया। इसलिए जब आज आरक्षण की विसंगति की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो सारे ओबीसी के लोग क्या कह रहे हैं, ये तो जाट लड़ रहे हैं, ये तो जाटों का इशू है। अब वो जाटों तक सीमित कर दिया। जो लड़ाई ओबीसी आरक्षण की लड़ी जा रही है, अब कह रहे हैं तो जाटों का मामला। नाई पीछे हट गया, सैनी पीछे हट गया, कुमावत पीछे हट गया, ओबीसी की जितनी जातियां थी सारी पीछे हट गई, जाटों का है। अब जहां पर भी आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है, वहां सिर्फ जाट दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता। और दुश्मन को पता है कि एक जाति को आसानी से हराया जा सकता है, एक जाति का कोई सुनने की जरूरत नहीं है। अभी अभी जून महीने में राजस्थान के इसी जयपुर के अंदर एक बड़ा जगह है करबला, बीच में एक मामला हुआ था ना, वो कौन सा लेडी वाला, वो अपमान का लेकर खुदा के मामले को लेकर हुआ था ना, अल्लाह के माँ और बेट बाप का क्या मामला था कुछ, उसको लेकर के जो मॉडर हुआ था, उसके अंदर इसी जयपुर के अंदर करबला का मैदान है जो 10 लाख लोगों की कैपेसिटी का है। वो जून महीने में शायद लास्ट तारीख थी, अपना कैडर खत्म हुआ उस समय, वहां पर उसको लेकर के जब फतवा जारी हो गया तो मुसलमान 10 लाख कह रहे हैं, लेकिन 7-8 लाख तो आए ही होंगे। 7-8 लाख की संख्या में मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा हो गए और 2 घंटे 4 घंटे तकरीरें चली, लोग आए, भाषण दिए और चले गए। उनमें से एक नेता हमें एक मीटिंग में मिले और बड़े फक्र से वो कह रहे थे कि हमने अभी अभी एक कार्यक्रम किया, एक जलसा किया, उस जलसे के अंदर 10 लाख लोग आए थे। तो मैं मीटिंग में था, मैंने कहा मौलाना साहब आपने 10 लाख लोगों का प्रोग्राम लगाया, 10 लाख लोग करबला के मैदान में इकट्ठे किए, लेकिन ना तो राजस्थान सरकार के कान पे जूं रेंगी और ना ही केंद्र सरकार के जूं पे कोई खुजली आई, कोई कान पे खा जाए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम जैसे इबादत के लिए इकट्ठा होते हो, इकट्ठा हो गए और बिखर गए। तुम एक समुदाय के लोग हो, इकट्ठा होने से उसको कोई डर नहीं है कि कल दूसरे समुदाय को इनके खिलाफ उतारेंगे, ये आपस में लड़के मर जाएंगे। हमारा क्या है? तुम्हारे 10 लाख लोगों का कुछ नहीं हुआ। और मैंने 4-5 दिन का कैडर कैंप अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में लगाया और वहां सिर्फ 150 लोग थे। कितने? 150 लोग। और उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी धमक दिल्ली के पीएमओ तक गई। 150 लोगों की धमक दिल्ली तक जा सकती है। 8 लाख लोगों के या 10 लाख लोगों के इकट्ठे होने की जूं तक नहीं रेंगती सरकारों के कान पर। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो 150 लोग इकट्ठा हुए हैं, ये 150 लोग उस समय 12 स्टेट के प्रतिनिधि थे। 12 स्टेट के प्रतिनिधि थे 150, लेकिन 12 स्टेट के थे और थे 150 और 80 जाति के थे। 80 जाति के थे। दुश्मन को पता है
जबकि ये मामला ज्यादा खतरनाक है। अकेला जाट लड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अकेला माड़ी सैनी लड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अकेला मुस्लिम लड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे लोगों को जल्दी से जल्दी क्लास में कन्वर्ट होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने किसी पर्टिकुलर जाति को कोई अधिकार नहीं दिया है। संविधान उठा के पढ़ लेना, किसी पर्टिकुलर कास्ट को अधिकार नहीं दिया है कि ताराराम भील को यह अधिकार दिया जाता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं। उन्होंने जो अधिकार दिया है वो क्लास को दिया है। पिछड़ा वर्ग, अगर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसके जनक बाबा साहब अंबेडकर है। पिछड़ा वर्ग शब्द को लाने वाले बाबा साहब अंबेडकर है। जब बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 340 लिख रहे थे तो सरदार पटेल नेहरू जी के कहने पर गए और जाकर के कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, हु इज द बैकवर्ड? क्योंकि नेहरू जी ने सरदार पटेल को यह कहा था कि ये डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें अछूतों के साथ मिला रहा है, तुम्हें भी अछूत बना रहा है, जाके रोको कि तुम्हारे लोगों को भी अछूत बना देगा। इसलिए नेहरू की बात में झांसे में आकर के सरदार पटेल तुरंत गए और जाकर के बाबा साहब को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, हु इज द बैकवर्ड? बाबा साहब अंबेडकर तुरंत समझ गए कि इस भाई को पता नहीं है, इस भाई को मैं जो कर रहा हूं इसका पता नहीं है, और ये जो सवाल कर रहा है ये इसके दिमाग का नहीं है। अगर सवाल इसके दिमाग का नहीं है और मैं अगर इसको जवाब दूं तो इसको समझ में कैसे आएगा? जब सवाल ही इसका नहीं है तो मैं जवाब दूंगा तो समझ में कैसे आएगा? इसलिए बाबा साहब ने तुरंत सोचा कि इसको जवाब देना ठीक नहीं है। अगर मैं जवाब देता हूं, कुछ समझाने की कोशिश करता हूं तो ये मामला और ज्यादा पेचीदा बन जाएगा, और अगर ज्यादा पेचीदा बन गया तो जो मैं पिछड़े वर्ग को देना चाहता हूं वो भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने तुरंत ही अपने तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा, सरदार ठीक है, आप कह रहे हैं ना हु इज द बैकवर्ड, चलो मैं यही लिख देता हूं कि हु इज द बैकवर्ड। आपके ही जुबान से निकले हुए इस सेंटेंस को लिख देता हूं, हु इज द बैकवर्ड, पिछड़ा कौन है, इसके लिए राष्ट्रपति कमीशन नियुक्त करेगा, आयोग बिठाएगा, वो आयोग तय करेगा पिछड़ा कौन। बाबा साहब ने दरवाजा नहीं खुल पाया तो खिड़की खोल दी, और यही से मुद्दा उठा जिसके अंदर मैंने 12 विसंगतियां आपको आरक्षण की बताई। तो आज ओबीसी की समस्या क्या है? ओबीसी आज भी वर्ग नहीं बन पाया। नाम वर्ग का ले रहा है, ओबीसी का नाम लिख रहा है, लेकिन लड़ाई पर्टिकुलर जाति लड़ रहा है। अन्य जातियों को साथ नहीं लेना चाहता, या वो जातियां उनके साथ जाना नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि वर्ग नहीं बना। 2 अप्रैल 2018 का मामला देखा। 2 अप्रैल के बारे में जानते हो ना? भारत में वो 2 अप्रैल किस वजह से हुआ? क्या चमार की वजह से हुआ? क्या मीणा की वजह से हुआ? क्या मेघवाल की वजह से हुआ? क्या भील की वजह से हुआ? नहीं हुआ ना। जो 2 अप्रैल हुआ वो वर्ग की वजह से, वर्ग की वजह से हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ग के अधिकार पर डाका डाला तो पूरा वर्ग उठा। एससी और एसटी के लोग वर्ग के रूप में सड़कों पर उतरे, पूरा भारत नीला हो गया। और धन्यवाद देता हूं मैं उन ओबीसी के लोगों का भी, ओबीसी के संगठनों का भी, जिन्होंने 2 अप्रैल का समर्थन किया। हमारा दुश्मन आरएसएस ओबीसी के लोगों को हमारे लोगों पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन ओबीसी के लोगों ने 1 दिन 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम इनके अधिकारों के साथ में है, और इसकी वजह से बड़ा टकराव होने से बच गए। 2 अप्रैल होने के पीछे कोई कास्ट नहीं, 2 अप्रैल होने के पीछे कोई लीडर नहीं, 2 अप्रैल होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ क्लास है, वर्ग है। वर्ग की वजह से इतना बड़ा मामला खड़ा हुआ।
अगर ओबीसी वर्ग बन जाता है, अगर ओबीसी वर्ग बन जाता है और एससी एसटी ये तीनों वर्ग इकट्ठा होते हैं, ना तो सड़कें नीली करने की जरूरत है, ना को नालियां लाल करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आज देने वाला बनकर बैठा है उसके हाथ में झाड़ू देना है कि भैया नालियां साफ कर ले, कुछ नहीं करना। इतना सा ही छोटा सा काम है। न खून की नदियां बहानी है, न चीर देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। कई लीडर हमारे बोलते हैं ना, हमारे पुरखों ने चमड़ा उधेड़ा था, चमड़े का जूता बनाया था, हम चमड़े का चमड़ा उतारना भूले नहीं है। अबे किसी का चमड़ा उतारोगे तो अब तो आईपीसी के तहत अंदर चले जाओगे, और ना किसी का चमड़ा उतारने की जरूरत है। अगर सही मायने में संविधान के अनुसार चलते हो, सही मायने में संवैधानिक सोच बना लेते हो, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृत हो जाते हो, किसी का खून बहाने की जरूरत तो छोड़ो, किसी को गाली या तू देने की भी जरूरत नहीं है। फिर आराम से पंडित जी ही कहना, इसमें कोई डाउट नहीं। अपने को उसको पंडित नहीं कहना या पंडितिया नहीं कहना, पंडितला नहीं कहना। पंडित जी कल नाली साफ करने नहीं आए थे, कहना जी से ही है। सम्मान उसका भी करना, उसने हमारे लोगों का सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, हम माफ करते हैं। बाबा साहब ने भी माफ किया। सदियों से जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया, बाबा साहब ने उसको भी अधिकार दिया, ले तू भी ले, जितना मेरे लोगों को इतना तेरे को भी। तो हम भी इनका सम्मान करेंगे और सम्मान से पूछेंगे कि पंडित जी कल आप सड़क साफ करने, नाली साफ करने क्यों नहीं आए? और अगर पंडित जी ओवर टाइम काम करेंगे तो पैसा भी देंगे, ओवर टाइम का पैसा भी देंगे, उसका हक नहीं मारेंगे। लेकिन ये करने के लिए क्या करना होगा? ये करने के लिए आपको वर्ग बनना होगा। आज आदिवासी के नाम से जब आवाज उठती है तो एक आवाज उठती है, आदिवासी उठती है ना, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। आदिवासी की आवाज उठना भी हमारे समाज में से एक हिस्से को सेग्रीगेट करने का मामला है, तोड़ने का मामला है। वो तोड़कर आदिवासी को अलग करेगा, फिर आदिवासी को अलग करके उसमें कुछ आदिवासियों को हिंदू बना देगा, कुछ क्रिश्चियन बने हुए हैं ही, वो उनके साथ आने वाले नहीं, कुछ अम्बेडकराइट हो जाएंगे, कुछ जय जवाहर वाले हो जाएंगे, 4-5 भाग उसमें हो जाएंगे। उससे भी अगर काम नहीं चलेगा तो कांग्रेसी हो जाएंगे, भाजपाई हो जाएंगे, फिर कुछ आम आदमी पार्टी वाले हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। पहले सेग्रीगेट तो हो। लेकिन फिर भी मैं एक प्लस पॉइंट मानता हूं कि उन्होंने पूरे भारत में अपनी एक आइडेंटिटी तो बनाई, अपने आप को आदिवासी तो स्वीकार किया। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो लोग आंदोलन चला रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, जय भीम के नाम से कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के एससी के लोग हैं, वर्ग तो बना। जब कहीं भी अत्याचार अन्याय होता है तो वो जाति नहीं देखते हैं, वर्ग के आधार पर पहुंच जाते हैं। अगर किसी वाल्मीकि का, भंगी का मर्डर हो गया तो मेघवाल, चमार सारे वहां पर पहुंच जाएंगे, भील मीणा सारे वहां पहुंच जाएंगे। क्लास तो बना, वहां ये नहीं देखा जाता। जबकि आज से 10-15 साल पहले क्या होता था,